स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 21 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अगला मुख्यमंत्री को लेकर के जो बयान दिया है उसको लेकर के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। खास करके जेडीयू के अंदर तो घबराहट साफ दिख रही होगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया, जिससे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। उनसे पूछा गया है कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इस पर उन्होंने कहा है कि समय बताएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ही लड़ेगा। लेकिन उनके इस बयान से कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटाया जाएगा। ये कयास लगाया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर एनडीए की सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर बीजेपी से अपना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार आए और सीवान में जनसभा को संबोधित किया। उनके जाते ही बिहार में सियासत सुलग गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वेदर फॉरकास्ट के बहाने पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला है, लेकिन उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू से कई कदम आगे निकल गए। आनंद फानन में प्रेस को बुला करके तेजस्वी यादव ने ऐसी बात कह दी कि बीजेपी और राजद आमने सामने आ गई। जब बिहार से पीएम के प्रस्थान के बाद पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़ी घटनाओं पर मौके पर नहीं जाते हैं, शहीद के परिजनों से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन मोदी जी के मंच पर चले जाते हैं। सीवान में सरकारी कार्यक्रम था और फिर राजनीतिक कार्यक्रम था। जब भी पीएम आते हैं तो फिर करीब 100 करोड़ खर्च होता है, जो बिहार के पॉकेट का होता है। इस आयोजन से पहले इंतजाम करने के लिए सम्राट चौधरी 5 बार हेलीकॉप्टर से गए और आए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विवादित बयान दे दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम जब भी बिहार आते हैं तो 100 करोड़ खर्च होता है, इसलिए पीएम जब अगली बार बिहार आए तो फिर वे अपना खर्च बताएं। जब उनको बताना चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल रैली से बिहार के लोगों पर कितना खर्च पड़ेगा। उनको बिहार वासियों को बताना चाहिए कि मैं आ रहा हूं आपका पॉकेट खर्च करने के लिए। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, लेकिन चुनावी रैली का खर्च देश के सबसे गरीब राज्य पर डालते हैं। लोगों को शौचालय नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, वेतन देने के पैसे नहीं है, लेकिन रैली पर बिहार के खजाने पर बोझ डाला जाता है। 11 साल में मोदी जी बिहार में एक भी चीनी मिल नहीं लगा पाए हैं या फिर चालू नहीं करा पाए, लेकिन तेजस्वी ने 17 माह में रीगा चीनी मिल शुरू कर दिया। जब पीएम मोदी ने अपने भाषण में डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन झूठ और जुमलों की बारिश हुई और मुझे और मेरे परिवार को गाली देने का काम किया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 5वीं बार बिहार आए। जब कल सीवान में जनसभा हुई, जब पीएम मोदी के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जनसभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज 9518 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। आज 2 ट्रेनों का भी शुभारंभ किया जा रहा है। कुल 32 योजनाओं से बिहार को फायदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को हृदय से बधाई देता हूं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाले के राज में क्या था, या शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। जी आज वे लोग प्रचार प्रसार करता है। पहले वाले ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, या हमने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है, आरक्षण दिया है। जब से काम करने का मौका मिला है तब से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर केंद्र सरकार ने बिहार के लिए काफ़ी काम किया है। इसके लिए सभी लोगों को बधाई देनी चाहिए। 2024 के बाद मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने जातीय आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री को जवाब दीजिए कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। दोस्तों बिहार की सियासत में पॉकेट मार की एंट्री हुई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि तेजस्वी के बयान पर सियासत गर्मा गई है।
दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉकेट मार कहे जाने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के इस विवादित बयान के बाद एनडीए हमलावर हो गई है। बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के सभी दलों ने तेजस्वी के इस बयान की निंदा की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो बिना किसी का नाम लिए ही यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह से एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखना पड़ा था, उनका भी वैसा ही हाल होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीवान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लालू प्रसाद, तेजस्वी और फिर कांग्रेस पीएम मोदी के निशाने पर रहे। जब पीएम मोदी के सीवान से रवाना होते ही आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर सियासी मौसम की चेतावनी जारी करते हुए प्रधानमंत्री पर तंज किया और तेजस्वी यादव ने 20 साल के शासनकाल का लेखा जोखा मांगा। इतने से भी जब तेजस्वी का मन नहीं भरा तो उन्होंने बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर जम करके अपनी भड़ास निकाली। दोस्तों, आईपीएस स्वीटी सहरावत ने पूर्णिया के नए अधीक्षक यानी कि एसपी के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। पूर्व एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्हें कार्यभार सौंपा है। पद ग्रहण करने के बाद स्वीटी सहरावत ने कहा है कि क्राइम कंट्रोल उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि 14 जून को बिहार सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था। जब इसी सूची में पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा को पटना का एसएसपी बनाया गया। जब वे 2014 बेंच के आईपीएस अधिकारी है, वहीं पर पटना सेंट्रल की सिटी एसपी रही। स्वीटी सहरावत को पूर्णिया की जिम्मेदारी दी गई है। जब स्वीटी सहरावत 2019 बेंच की बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी है। उन्होंने 2019 की यूपीएससी परीक्षा में 187वीं रैंक प्राप्त की थी। इससे पहले उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वो एक निजी कंपनी में डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुकी है, लेकिन अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर यूपीएससी की तैयारी में लग गई। स्वीटी के पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उसकी जान चली गई थी। जब वे चाहते थे कि उनकी बेटी आईपीएस अधिकारी बने, पिता की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए स्वीटी ने जीवन की दिशा बदली। उनके भाई हरीश सहरावत सीआईएसएफ में है, सब इंस्पेक्टर है। जब अपनी पहली पोस्टिंग स्वीटी ने दरभंगा औरंगाबाद में सिटी एसपी के रूप में की थी, जहाँ यहाँ से हुए पूर्व राज्यपाल और फिर डीजीपी रह चुके निखिल कुमार से हुई नोकझोंक के कारण चर्चा में रही। करीब 2 साल पहले इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। यह घटना उस वक्त की है जब निखिल कुमार एक शिकायत लेकर के एसडीपीओ आवास पहुंचे थे। वहीं पर 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा पटना के गांधी मैदान और जेपी गोलंबर पर किए गए जोरदार प्रदर्शन के दौरान भी स्वीटी सहरावत चर्चा में आई थी। हालांकि बेकाबू हो रहे थे, लेकिन उन्होंने वाटर कैनन और फिर लाठीचार्ज जैसे कदम उठा करके स्थिति पर नियंत्रण पाया। इस दौरान उनकी प्रशांत किशोर से भी बहस हुई, लेकिन उन्होंने पूरे हालात को बखूबी संभाला। अब वे पूर्णिया एसपी के रूप में स्वीटी सहरावत के सामने जिले में बढ़ते नशे के अपराधों को रोकने की बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ लोगों को भी उनसे उम्मीद है कि वे महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और फिर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सख्त और असरदार फैसला लेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के फोटो फ्रेम का अपने जन्मदिन के दिन अपमान करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को घेरा। गले में नीले रंग का गमछा डाले पीएम मोदी ने सीवान में एक सभा में कहा कि ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। इस मसले पर लालू से माफ़ी मांगने की बढ़ती मांग की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े और फिर अति पिछड़े के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। जब मोदी ने कहा है कि हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं कि परिवार का साथ परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है। अपने अपने परिवारों के हित के लिए देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी इस तरीके की राजनीति के बिल्कुल भी खिलाफ थे, इसलिए ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीरों के साथ क्या व्यवहार किया है। जब बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहेब के अपमान पर माफ़ी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं कि ये लोग कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि उन्हें जान से मार देने की धमकी मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कल मुझे 2-3 फ़ोन कॉल और फिर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मुझे 10 दिनों में जान से मार दिया जाएगा। कॉल करने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लिए इतनी बड़ी भीड़ जुटी है। जी हां, उन्होंने 2005 से बिहार में हुए विकास की बात की और फिर पिछले सरकारों पर निशाना साधा है। सीवान में पीएम मोदी ने जल, रेल और फिर बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 में बिहार में उनकी सरकार बनने के बाद से उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है और कहा है कि उनके लिए इतनी बड़ी भीड़ जुटी है। नीतीश कुमार सीवान में सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर पीएम मोदी ने जल, रेल और फिर बिजली क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बेकार टिप्पणी करने के अलावा कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी तब से हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उससे पहले की सरकारें, सभी सरकारें जो आज बेकार की टिप्पणी करती रहती है, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पाते थे और उस समय बिहार में ऐसी बुरी स्थिति थी। क्या आपने पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ देखी है जितनी आज पीएम मोदी के लिए उमड़ी है? यह कहना है सीएम नीतीश कुमार का। दोस्तों, क्या आप शुगर के मरीज हैं और आपको फलों का राजा आम खाने के लिए डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है? तो अब इंतजार करें, जल्द ही आपको शुगर फ्री आम उपलब्ध होगा। जब उस आम को खाने से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा और आप आम के रसीले स्वाद का भी मजा चख सकेंगे। आपके शरीर को भी इम्यूनिटी मिलेगी। दरअसल बात यह है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU सबौर भागलपुर इस पर अनुसंधान करने की बड़ी कार्य योजना तैयार कर रहा है, जिसमें वरीय वैज्ञानिकों की टीम हाईटेक लैब में गहन अध्ययन करेगी। इतना ही नहीं, रोटी भी ग्लूटेन मुक्त हो, इस पर भी रिसर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 जून को 11वीं आम प्रदर्शनी BO में लगाई गई थी। मुख्य अतिथि मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार ने आम के विकसित प्रभेदों पर चर्चा करते हुए उन्होंने शुगर फ्री आम पर रिसर्च की जरूरत बताई। मौके पर ही कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय में रिसर्च करने की बात कही है। इसके बाद त्वरित इस पर पहल शुरू कर दी गई है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। जल्द योजना धरातल पर उतरेगी और फिर शुगर फ्री आम का प्रभेद विकसित होगा। साथ ही गेहूं में ग्लूटेन जैसे तत्वों को निकाल करके नए प्रभेद का विकास किया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी अनिवार्य होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और फिर व्यवहारिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना स्थित SCRT में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजी को स्कूल शिक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जहाँ अभी तक अंग्रेजी ऑप्शनल के रूप में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा है कि चाहे AI हो या मैनेजमेंट, हर क्षेत्र में अंग्रेजी की अहम भूमिका है, जहाँ और इससे वंचित रखना बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। वहीं पर मंत्री ने निर्देश दिया है कि SCRT और फिर शिक्षा विभाग मिलकर के हर जिले में एक मॉडल स्कूल तैयार करे, जहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और 6ठी से 8वीं कक्षा तक एक कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही साथ छात्रों को देश के अन्य राज्यों का परिभ्रमण भी कराया जाएगा, ताकि वे विभिन्न संस्कृतियों और फिर इतिहास से अवगत हो सके। वहीं पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों को एक टैबलेट दिया जाएगा, जो कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल से जुड़ा होगा। इसमें बच्चों और फिर शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति फोटो के साथ दर्ज की जाएगी। जब फर्जी उपस्थिति पर इंटेलिजेंस स्तर की जांच होगी और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार में मानसून ने दस्तक देते ही पुलों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बार गया जी के डोभी प्रखंड में महज 3 साल पहले बने एक पुल का पाया धंस गया, जिससे इस सड़क के आवागमन को लेकर के चेतावनी जारी की गई है और एक बैनर भी लगाया गया है। जब गया जी के डोभी प्रखंड स्थित नीलांजना नदी पर बने कोठवारा बेरिया पुल का एक पाया धंस गया। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, और फिर इसमें कई जगहों पर दरारें भी आ गई है। ये चौंकाने वाली बात है कि 2022 में करोड़ों की लागत से बनकर के तैयार हुआ कोठवारी बेरिया पुल अपने निर्माण के 3रे साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया। जब लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी पुल का क्षतिग्रस्त होना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुल का पाया धंसने के बाद किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए खास करके भारी वाहनों के आवागमन को इस सड़क पर रोक दिया गया है। पुल पर एक बैनर भी लगा गया है, जिस पर लिखा है कि ये पुल आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं है। लोगों को इस पुल के बजाय वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में 15,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा करके युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खोल दिया है। इस भर्ती में 6,500 पुस्तकालय अध्यक्ष, 6421 क्लर्क और फिर 2,000 चपरासी के पद शामिल है, जो स्कूलों की शैक्षणिक और फिर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। बिहार के अस्थायी निवासियों को डोमिसाइल नीति के तहत प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का बेहतर मौका मिलेगा। आपको बता दें कि पुस्तकालय अधीक्षकों के 6,500 पदों पर भर्ती के से बिहार के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थिति सुधरेगी। ये कदम छात्रों को पढ़ाने और फिर ज्ञानवर्धन के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, बिहार को औद्योगिक रूप से देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री या फिर कंपनी नहीं है। लेकिन अब बिहार की ये पहचान बदल रही है। अब बिहार हैवी इंडस्ट्री के मामले में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है। जल्द ही बिहार के मरोड़ा में बने रेल इंजन अफ्रीका के गिरी की पटरियां पर दौड़ने लगेंगे। जब मेक इन इंडिया पहल के तहत बिहार स्थित मरोड़ा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने 150 एवोल्यूशन सीरीज के इंजनों का एक्सपोर्ट किया जाएगा, रेलवे इंजन का। वहां ये सिमंडो आयरन और प्रोजेक्ट में काम आएगा। आपको बता दें कि 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये ऐतिहासिक सौदा ग्लोबल मार्केट में भारत के रेलवे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। रेलवे के अधिकारियों ने पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया है कि इस साल 37 इंजनों का निर्यात किया जाएगा, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में 82 इंजनों का निर्यात किया जाएगा और तीसरे वर्ष में 31 इंजनों का निर्यात किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि मरोड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत को रेल इंजन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने की क्षमता रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी इंजनों में एसी कैब का बंदोबस्त होगा। प्रत्येक इंजन में एक कैब होगी और 2 इंजन मिलकर के अधिकतम 100 वैगनों को एक साथ खींच पाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को बिहार के सीवान पहुंचे। यहां से उन्होंने करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। जहां कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के 51,000 लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की। इसके अलावा पीएम मोदी ने वैशाली में नई रेल लाइन और फिर पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवान की जसोली में एक जनसभा को भी संबोधित किया है। जिस संबोधन से पहले पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया और जहां उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे। आपको बता दें कि चुनावी साल में 6 महीने के भीतर पीएम का ये चौथा बिहार दौरा है। इससे पहले वे भागलपुर, मधुबनी, पटना और फिर शाहबाद के इलाकों में जनसभा कर चुके हैं। जब पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में की है। सबसे पहले पीएम मोदी ने भारत माता की जय बोलते हुए आगे भोजपुरी में कहा कि रउआ सबके प्रणाम करतनी। पीएम मोदी ने कहा कि सीवान की ये धरती देश को ताकत देने वाली भूमि है। सीवान की धरती ने राजेंद्र बाबू जैसी संतान दी है। राजेंद्र बाबू की संविधान निर्माता, देश को दिशा दिखाने में बड़ी भूमिका रही है। सीवान ने ब्रज किशोर जैसे महान समाज सुधारक दिए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। मुझे खुशी है कि ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की सरकार आगे बढ़ा रही है। जब पीएम मोदी ने आगे कहा है कि मैं कल ही विदेश से लौटा हूं, मेरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से प्रभावित हैं। जब वे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और फिर देश की समृद्धि में भी है भूमिका निभाएगा। मेरे विश्वास का कारण बिहार के सभी लोगों का समर्थ है। दोस्तों, बहुत से लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से अक्सर हार्ट अटैक आते हैं। जहाँ कहते हैं कि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो बिना रुके लगातार काम करता है, धड़कता है। लेकिन अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो फिर यह अंग खामोशी से गंभीर बीमारियों की ओर ले जा सकता है। जहाँ आजकल ख़राब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और तनाव के कारण हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही है। ख़ासतौर पर हार्ट ब्लॉकेज एक ऐसी स्थिति है जो समय रहते ना पकड़ी जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट ब्लॉकेज की पहचान करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप सुबह उठते ही एक खास लक्षण पर ध्यान दें तो समय रहते इलाज मुमकिन है। ये लक्षण है सुबह उठते ही सीने में भारीपन या हल्का दर्द। हार्ट ब्लॉकेज तब होता है जब दिल की नसों में फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं या इससे खून के फ्लो में रुकावट हो जाती है।
और दिल को ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिल पाता है, जिससे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल है कि आखिर सुबह के समय ये खतरा क्यों बढ़ जाता है। तो आपको बता दूं कि रात भर की नींद के बाद शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और फिर खून गाढ़ा हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों को पहले से नसों में ब्लॉकेज होता है उनके लिए सुबह का समय सबसे खतरनाक माना जाता है। इस वक्त दिल पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और फिर ब्लॉकेज की स्थिति में खून का फ्लो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। जब सुबह कुछ लक्षण दिखते हैं जिसको अगर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो आपकी जान बच सकती है। वह है सीने में दबाव या जकड़न, बाएं हाथ जबड़े या पीठ में दर्द या फिर सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी या चक्कर जैसा महसूस होना, पसीना आना बिना किसी मेहनत के। अगर ये लक्षण हर दिन सुबह उठते ही महसूस होते हैं तो इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अब सवाल है कि आखिर करें क्या। तो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट से जांच करवाएं और ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी जैसे टेस्ट कराएं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाएं। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। नियमित रूप से योग और फिर वॉक को दिनचर्या में शामिल करें। या फाइबर रिच और फिर कम फैट वाली डाइट लें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। जब बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी मायने रखता है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उपेंद्र कुशवाहा का एक वीडियो खास वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी मंच पर खड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के कान में कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो की एक खास बात यह है कि वो ये है कि इसमें खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं। परंतु पीएम मोदी चिराग से हाथ मिलाते नहीं दिखते, या बल्कि नमस्कार की मुद्रा बना करके सामने खड़े चिराग पासवान का अभिवादन स्वीकार करते हुए जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह की ओर मुड़ जाते हैं। जब पीएम मोदी बिहार को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात देने आए हैं। दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल शुक्रवार को पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार हो रहे बिहार दौरे को लेकर के निशाना साधा है। मंगनी लाल मंडल ने हाल ही में राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वे राबड़ी आवास पहुंचे। मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी 3 बार बिहार आ चुके हैं। ये चुनावी साल है, इसलिए बार-बार दौरा किया जा रहा है। एनडीए में अंदरूनी परेशानी है। जेडीयू और बीजेपी के बीच असंतोष और एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। यही कारण है कि पीएम को बार बार यहां पर लाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि बिहार में विपरीत हवा बह रही है और पीएम के दौरे का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि असर उनके खिलाफ ही होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के कथित अपमान से जुड़े एक वीडियो पर मंगनी लाल मंडल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं खुद उस दिन मौके पर मौजूद था जब लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया। जो फोटो और वीडियो वायरल किया गया है वो फर्जी है। बीजेपी झूठ और छल की राजनीति करती है। जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। या वह तस्वीर अलग से लगाया गया है। अब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक ऐसी सच्ची और भावनात्मक घटना सामने आई है जिसे इंसानी रिश्ते में अब भी मौजूद सच्चे प्रेम और फिर समर्पण की भावनाओं को जीवंत कर दिया। जहाँ यहाँ पर चिरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने 7 जन्मों का साथ निभाने की परंपरा को अपने अंतिम सांस तक निभाया है। यह 70 वर्षीय जमदार महतो और फिर उनकी 60 वर्षीय पत्नी राजपति देवी ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा एक दूसरे के साथ बिताया। इस अद्भुत घटना की शुरुआत 18 जून की तड़के सुबह लगभग 4 बजे हुई, जब अचानक परिवार के लोग नींद से जाग उठे। एकलौते पुत्र नवल किशोर महतो ने बताया है कि उन्होंने देखा कि उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी। जैसे ही उन्होंने पिता का सिर अपने गोद में रखा, उनकी सांसें थम गई। वहीं पर मां राजपति देवी वहीं पास खड़ी थी। जब बेटे ने मां को तत्काल ये दुखद समाचार नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्वाभाविक रूप से पति की मृत्यु का आभास कर लिया। वह ये भावनात्मक आघात सह न सकी और लगभग 5 मिनट के भीतर ही उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस हृदय विदारक घटना से मीरपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। लोगों की आंखें नम थी जब पुत्र नवल किशोर ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया। सैकड़ों ग्रामीण इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और फिर इस अद्वितीय प्रेम और फिर समर्पण को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने बहुत कुछ किया हो, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के रहने वाले मोदी नहीं है। मुझे तो अभी बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस की करतूतें बिहार विरोधी है, ये निवेश विरोधी है। उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला है,
जबकि अकेले 57 लाख लोगों को बिहार में पक्के घर का लाभ मिला है। राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजी और लालटेन वालों ने मिलकर के बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। इनके कारण गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गया, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब विकास कर रहा है। उसके बाद भी बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना है और वे इस दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। उन्होंने कहा कि आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग एक बार फिर से बिहार के संसाधनों पर कब्जा करने का सपना देखा है। ऐसे में इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बिहार के समृद्धि में इनके बाधक नहीं बनने देना है। दोस्तों, नीतीश कुमार के 20 सालों में बिहार की सड़कों की तस्वीर और तकदीर बदली है। निर्माण रफ्तार दुगुनी और 26,000 किलोमीटर पार हो गई है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। ये देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। 2005 के पहले और फिर बाद के बिहार की तस्वीर में आया अमूलचूल परिवर्तन खास करके पथ निर्माण के क्षेत्र में साफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में सड़क निर्माण की गति दुगुनी हो चुकी है। जब पथ निर्माण विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार साल 2005 तक जहां पर राज्य में मात्र 14,468 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था, वहीं पर साल 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर के 26,000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। ये न केवल निर्माण की मात्रा में वृद्धि है, बल्कि सरकार की दूरदर्शिता, नीतिगत प्रतिबद्धता और फिर नवाचार के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। वहीं पर राष्ट्रीय उच्च पथों की बात करें तो फिर साल 2005 तक बिहार में कुल 3,629 किलोमीटर पथ थे, जो अब बढ़कर के 6,147 किलोमीटर हो गए हैं। राज्य उच्च पथों की लंबाई भी 2,382 किलोमीटर से बढ़कर के 3,638 किलोमीटर हो गई है। वहीं पर वृद्ध जिला पथों की लंबाई भी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। वहीं पर बिहार में सड़कों के चौड़ीकरण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। साल 2005 के पहले तक जहां पर अधिकांश सड़कें सिंगल या फिर इंटरमीडिएट लेन तक सीमित ही थी, वहीं अब 2, 4 और 6 लेन सड़कों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद सभी सरकारी स्कूल आगामी 23 जून से खुल जाएंगे। जहां स्कूलों में गर्मी की छुट्टी से पहले शिक्षा विभाग जो टाइम टेबल जारी किया था, अब उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आगामी 23 जून से सभी स्कूल बदले हुए टाइम टेबल पर संचालित किए जाएंगे। जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 23 जून से राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों का संचालन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नए टाइम टेबल के मुताबिक सभी स्कूल अब सुबह 9:30 बजे खुल जाएंगे और फिर शाम 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। जब वहीं पर दूसरी ओर चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू के परिवार में विवाद छिड़ गया है। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। वहीं पर लालू यादव ने तेज प्रताप और अनुष्का यादव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये एक्शन लिया, जिसके बाद से ही लालू परिवार चर्चे में है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव फिलहाल राजद विधायक हैं, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। ऐसे में तेज प्रताप राजद के चुनाव चिन्ह पर तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर ये बड़ा सवाल है कि तेज प्रताप यादव चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में अपने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया। तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया है कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, कौन चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन सब आगे तय होगा, भगवान पर भरोसा है। आगे उन्होंने कहा कि उनके लिए उनके माता पिता का आदेश सबसे बड़ा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो भी उन्हीं के बेटे होंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी उन्हीं के बेटे होंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे अपने पिता के आदेश का पालन करेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि उनके साथ न्याय बिहार की जनता करेगी। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। उन्होंने कहा है कि हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि
उनके निजी जीवन पर फैसला बिहार की जनता, कोर्ट और फिर भगवान तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे फिलहाल संगठन और फिर दल से बाहर हैं, उसके लिए माता पिता से बढ़कर भी कोई नहीं है। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग अब केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। निगरानी विभाग ने साल 2025 के शुरुआती सिर्फ 5.5 महीने में वे कर दिखाया है, जो पिछले 2 सालों में भी नहीं हो सका। जनवरी से 18 जून 2025 तक कुल 34 ट्रैप केस दर्ज किए गए, जिनमें 38 सरकारी अफसरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इसमें भी चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इन मामलों में अब तक 14,80,600 रुपए की घूस राशि बरामद हो चुकी है। जन निगरानी विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में पूरे साल भर में महज 8 ट्रैप केस ही दर्ज किए गए थे, जबकि 2023 में ये संख्या 29 ही रही थी। 2025 में महज 6 महीने में 34 ट्रैप केस, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 325% ज़्यादा कार्रवाई। और फिर ये सिलसिला यही नहीं रुका, कुल केस की तुलना में 2023 से अब तक 17% ज़्यादा ट्रैप केस हो चुका है। निगरानी ने जिन अफसरों को गिरफ्तार किया हुए बिहार पुलिस, शिक्षा विभाग, राजस्व निबंधन कार्यालय, बिजली विभाग और फिर ग्रामीण विकास जैसे अहम महकमे से जुड़े हुए, यानी कि बिहार सरकार के रोजमर्रा के संचालन से जुड़े हुए हर अहम विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है और अब वो निगरानी के निशाने पर हैं। दोस्तों, उत्तर बिहार में मानसून ने अपनी जोरदार दस्तक दे दी है, जिससे क्षेत्र के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। जब पश्चिमी मानसून और फिर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से संयुक्त प्रभाव के कारण आगामी दिनों में झमाझम बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और फिर रुक रुक करके बारिश होती रही, जिससे मौसम बेहद सुहाना हो गया। दिन भर चली हल्की फुहारों और फिर ठंडी हवाओं ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाई। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश के इस दौर से तापमान भी गिरावट दर्ज की गई है। जब मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इस अवधि के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। जो अगले 5 दिनों तक दिन का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। ये गिरावट लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत देगी। दोस्तों, ठाकुरगंज के रहने वाले और आरजेडी के कद्दावर नेता मुश्ताक आलम को प्रदेश डेलीगेट में शामिल किया गया है। जी हाँ, आरजेडी ने पत्र जारी करके ये ऐलान किया है, ये बताया है कि मुश्ताक आलम को प्रदेश डेलीगेट में शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से इसको लेकर के अवगत कराया है। सिर्फ मुश्ताक आलम को ही नहीं बल्कि 5 लोगों को प्रदेश डेलीगेट में शामिल किया है। आपको बता दूं कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी किशनगंज खालिद अनवर साहब ने इस पत्र के माध्यम से राज्य निर्वाचन पदाधिकारी तनवीर हसन साहब को इसको लेकर के अवगत कराया है। पत्र में क्या लिखा है हम आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि आरजेडी नेता मुश्ताक आलम ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, जहाँ वो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। अभी वो फिलहाल आरजेडी से जुड़े हुए हैं और आरजेडी में सक्रिय भूमिका में हैं। जब कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुश्ताक आलम भी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें ठाकुरगंज से आरजेडी का टिकट मिले और विधानसभा चुनाव लड़े। हालांकि हम आपको अब पत्र के बारे में अगर बात की जाए तो पत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी खालिद अनवर ने लिखा कि श्रीमान डॉक्टर तनवीर हसन, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल, विषय आपके निर्देश अनुसार दिनांक 2/6/2025 को किशनगंज जिला में प्रदेश डेलीगेट चयन के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक संबंध में जानकारी देना है कि मैंने अपने साथ सहायक निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरुण यादव एवं जिला के विधायक, वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता के साथ किशनगंज में पार्टी कार्यालय में बैठक किया। बैठक में कई नाम सामने आए। बैठक में सभी की राय से निम्नलिखित 5 व्यक्तियों का चयन प्रदेश डेलीगेट के रूप में किया गया है, जो नीचे दर्ज है। जैसे साथ में बैठक की कार्यवाही पंजी की छाया प्रति संकलन कर रहा हूँ। उसमें नाम दिया गया मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि बहादुरगंज से ताल्लुक रखते हैं। मुश्ताक आलम, जो कि ठाकुरगंज से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। वहीं पर MK रिजवी, जो नन्ना मुश्ताक के नाम से भी जाना जाता है, वो किशनगंज के हैं। वहीं पर मोहम्मद इम्तियाज असफी, जो कि कोचा धमन के हैं। देवेन यादव, जो कि किशनगंज के ही रहने वाले हैं। तो इन 5 लोगों को
को डेलीगेट में शामिल किया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहादुरगंज टेरागाछ में डिग्री कॉलेज बनने जा रही है। जी हाँ, बहादुरगंज टेरागाछ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। टेरागाछ में डिग्री कॉलेज बनने जा रहे हैं, जो कि वर्षों पुरानी ये मांग रही है। जी हाँ, टेरागाछ और बहादुरगंज के लोगों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। वर्षों से क्षेत्र वासियों की एक ही मांग थी कि हमारे इलाके में भी डिग्री कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चे दूर दराज ना जाए और यहीं रह करके उच्च शिक्षा हासिल कर सके। आपको बता दूं कि बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी साहब की अथक मेहनत, विधानसभा में लगातार उठाई गई आवाज और शिक्षा विभाग से नियमित संवाद का नतीजा है कि टेरागाछ को अब एक ऐतिहासिक डिग्री कॉलेज मिलने जा रहा है। जहां बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि बार बार विधानसभा में मुद्दा उठाने और विभागों से लगातार संवाद के बाद टेरागाछ को एक ऐतिहासिक डिग्री कॉलेज का तोहफा मिलने जा रहा है। जब सीईओ साहब से भूमि चिन्हित करके रिपोर्ट भेज दी गई है, अब रास्ता साफ हो चुका है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। ये कॉलेज हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखेगा। आप सभी के समर्थन और दुआओं का शुक्रिया। आपको बता दूं कि टेरागाछ, जो अब तक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता रहा है, वहां अब अस्थायी डिग्री कॉलेज का बनना क्षेत्र के युवाओं को एक नई दिशा देगा। इस कॉलेज के शुरू होते ही बहादुरगंज, टेरागाछ, गलगलिया, कोचाधामन और फिर आसपास के दर्जनों गांव के हजारों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। अब उन्हें कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज या फिर बाहर के शहरों में जाकर के पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। समय, पैसा और दूरी तीनों की बचत होगी और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। इस घोषणा के बाद टेरागाछ और बहादुरगंज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। छात्र, अभिभावक, स्थानीय शिक्षक और समाज सेवी सभी ने विधायक अंजार नईमी के प्रयास की सराहना की है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक डिग्री कॉलेज नहीं, बल्कि सीमांचल के शिक्षा विकास की नई शुरुआत है। खास करके बेटियों की पढ़ाई के लिए ये कॉलेज बेहतर अहम साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पर सीईओ द्वारा भूमि की पहचान और रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अब सभी तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में कॉलेज पूरी तरीके से तैयार होकर के छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। टेरागाछ में डिग्री कॉलेज की स्थापना सिर्फ एक शैक्षणिक पहल नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है और इसके पीछे है बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी की हुए दूरदृष्टि और फिर जन संवेदनशीलता, जिसके कारण टेरागाछ के लोग गर्व कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।